Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. लोकसभा चुनाव है और ऐसे में पसमानदा मुसलमान को बिल्कुल भी अनदेखा नहीं किया जा सकता है। हर दल अपनी बात करता है, उनके लिए वोट बैंक की तरह। आखिर कांग्रेस का इस पे क्या अपना मत है? कांग्रेस इस बार अलायंस में है उत्तर प्रदेश में और लगातार जो है इस बार अपनी अलग लाइन खींच रही है। हमारे साथ अविनाश पांडे जी मौजूद हैं जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं। सर, जिस तरीके से अब लोकसभा का चुनाव है पूरा, और ऐसे में पसमानदा मुसलमान लगातार वो बीजेपी भी देख रही है, सपा भी देख रही है, बसपा भी देख रही है। आखिर कांग्रेस किस तरीके से देख रही है इस पूरे? देखिए, पसमानदा समाज अकेला ही नहीं है और पसमानदा समाज के अलावा भी अन्य भी ऐसे कई समाज के और दल हैं कि जो आज एक कमजोरी की हालत में और हर व्यक्ति उनको सिर्फ एक वोट बैंक की तरह देखता है। कांग्रेस का इस पर नज़रिया पूर्ण रूप से अलग है। हम पूर्ण सम्मान के साथ में और उनका महत्व आज समाज में और उनकी संख्या जो है, निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि उनके जो स्वाभाविक उनके जो मूल प्रश्न हैं, चाहे वो समाज का उत्थान हो, उनके समाज के तरफ में आज जो गरीबी से जो अन्य शिक्षा के अभाव में जो जी रहे हैं, तो इसके लिए अगर आप देखेंगे तो माननीय राहुल गांधी जी और विशेष रूप से जो हमने जो इस समय में जो गारंटी कार्ड निकाला है, और ये गारंटी कार्ड सिर्फ पसमानदा समाज के ही समान अन्य समाज के दल जो हैं, अन्य समाज हैं और जो कि आज पिछड़े हुए माने जाते हैं और जिनके इसमें शिक्षा का अभाव है, नौकरी का अभाव है, कौशल कला का विकास उनके प्रति ध्यान नहीं है। तो जो सामाजिक न्याय जो इस हमारे गारंटी कार्ड में जिसका उल्लेख किया गया है और बहुत ही गंभीरता से ये विषय लिए गए हैं। अगर आप गौर करेंगे तो माननीय राहुल गांधी जी की 10,700 किलोमीटर से भी ज़्यादा की जो यात्रा है, ये यात्रा उन्होंने क्यों की? ये यात्रा का उद्देश्य मात्र ये था कि इस प्रकार से हमारे दलित, पीड़ित, पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, हमारी महिलाएं हैं, तो ऐसे आदिवासी, किसान, मजदूर, तो पसमानदा भी उसमें एक बहुत ही मैं समझता हूँ कि महत्वपूर्ण समाज है, जिनका समर्थन, योगदान अगर वो हर व्यक्ति राजनीतिक रूप से चाहता है, लेकिन राजनीति से ऊपर उठकर कांग्रेस सोचती है कि हमारी अगर सरकार बनती है तो इस प्रकार के जो समाज हैं उनको प्राधान्यता देते हुए उनका प्रतिनिधित्व को हम और विकसित करें और आने वाले समय में शैक्षणिक रूप से, आर्थिक गारंटी के रूप में हम उनको और ज़्यादा नज़दीकी से उनको मदद कर सकें। तो कुल मिला के पसमानदा समाज का हम हमेशा स्वागत करते हैं, उनके समर्थन की अपेक्षा करते हैं कि जिस मिशन को लेकर 2024 का चुनाव, ये मात्र सिर्फ एक लोकसभा का चुनाव मात्र नहीं है। गारंटी कार्ड ये इस देश के हर वर्ग को एक आश्वस्त तरीके से पूर्ण विश्वास के साथ में देने वाला ये वो पत्र है, ये हमारा वो मैनिफेस्टो है जो समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए कार्य करने वाला है। सर, अफ्तारी जब करते हैं आप, इस बार भी आपका सहयोगी दल है समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नहीं पहुंच पाए, कहीं ना मुस्लिम वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने की, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, क्षेत्रीय दल है, कांग्रेस एक बड़ा दल है, तो क्या ये भी जद्दोजहद चल रही है बीजेपी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, राजनीति में हर चीज़ का राजनीतिक मतलब नहीं निकालना चाहिए। उनके पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागत, उनके प्रदेश अध्यक्ष से लेकर उनके वरिष्ठ सलाहकार, उनके महासचिव, सभी लोग यहाँ पहुँचे थे और अफ्तारी ये कार्यक्रम भी होता है भौतिक रूप से प्रेम बांटने का। आपस में बैठ के कौम, उनके समाज में जो एक पावन पर्व है, उसमें अपनी सहयोगी और सब साथ में बैठकर उसका आनंद लेने का, एक दूसरे की भावनाओं को जानने का, एक दूसरे के सम्मान में जो मान्यताएं हैं उन मान्यताओं को सम्मानित करने का। सर, काफ़ी समय बाद इफ्तारी का आयोजन हुआ था, तो कांग्रेस क्या मान के चले जो वोट बैंक है या मुसलमान या मुस्लिम जो लोग हैं उनकी तरफ भी कहीं ना कहीं झुकाव इस बार? देखिए, हर चीज़ को, जैसे मैंने कहा कि इस प्रकार के उत्सव को या इस प्रकार के त्योहारों को या इस प्रकार के जो इवेंट्स होते हैं, ये भाईचारे को मजबूती दिलाने के लिए होते हैं। समाज के अंदर में जब हम रहते हैं तो कोई भी राजनीतिक दल एक तरफा कोई एक समाज को लेकर नहीं चल सकता। कांग्रेस की यही विशेषता है कि कांग्रेस ने हर समाज को उनकी मान्यताओं का सम्मान करते हुए उन्हें देश की प्रमुख धारा के साथ जोड़ा है। और अगर आप इफ्तारी की बात करें तो इफ्तारी हो वो हमारी दिवाली में, होली में,
वो भी शामिल होते हैं। और ये हमेशा की प्रथा रही है। गंगा जमनी तहजीब ये हमारी सबसे बड़ी ताकत रही है, सिर्फ कांग्रेस की नहीं लेकिन हमारे हिंदू संस्कृति की, हमारे समाज की। और उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं परंपराओं को आगे और मजबूती के साथ बढ़ाना, समाज के हर वर्ग को पूर्ण विश्वसनीय के साथ जोड़ना, यही हमारा उद्देश्य है। और इसका राजनीतिकरण सिर्फ हम सोच के चलें तो ये समाज कभी भी नहीं जुड़ेगा और हमेशा हर व्यक्ति मतलब से ही जुड़ेगा, जो मैं नहीं समझता कि एक मजबूत समाज के लिए उपयुक्त है। सर, अमेठी रायबरेली के लिए काफ़ी चैलेंजेस, अभी तक कैंडिडेट नहीं उतारे हैं। बीजेपी भी कह रही है कि कैंडिडेट नहीं है। अमेठी से लगातार राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की बात कही जा रही है। आखिर क्या सस्पेंस है, क्यों नहीं उतार रही है? अभी चुनाव को टाइम है, सस्पेंस ऐसी चीज़ कुछ भी नहीं है। रायबरेली, अमेठी, हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में ही नहीं बल्कि इस देश की राजनीति में एक विशेष महत्वपूर्ण ये लोकसभा क्षेत्र है, जहां पर हमेशा गांधी परिवार के सदस्य अधिकांश समय में उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है। प्रदेश के कार्यकर्ताओं की भावनाएं बहुत ही नज़दीकी से, और उनकी भावना ही नहीं लेकिन हर व्यक्ति, हर कार्यकर्ता चाहता है कि गांधी परिवार से कोई वहाँ लड़े। लेकिन राजनीति, आप भी समझते हैं कि राजनीति में, मैंने पहले भी कहा था कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो सही समय आने पर और सही निर्णय जब हो तो उसका महत्व अलग होता है। तो इसीलिए एक रणनीति के तहत जब सही वक्त आएगा तो हमारी केंद्रीय चुनाव समिति जो है वो इस पर निर्णय लेगी और उसको अवगत सबको कराएगी। ये भी कहा जा रहा है कि वायनाड से जब हो जाएगा चुनाव उसके बाद नामांकन किया जाएगा अमेठी का, ऐसा भी राहुल गांधी के बारे में कहा है। ऐसा कंक्लूजन क्यों निकालते हैं? ऐसा कोई कारण ऐसा नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से जब सही समय आएगा तो उसका, वायनाड का चुनाव तो पिछली बार भी वो जीते थे, इस बार भी उन्हें नॉमिनेशन तो भर ही दिया है। तो वायनाड के चुनाव से और इसके कोई संबंध नहीं है। जब भी जो निर्णय होगा उसके कोई वायनाड का कोई कनेक्शन नहीं होगा। उत्तर प्रदेश की और देश की, पूरे देश की इस लोकसभा चुनाव में जो कांग्रेस जितनी सीटों पर भी लड़ रही है उसमें सिर्फ रायबरेली, अमेठी भी नहीं, अन्य मैं समझता हूँ करीबन अभी भी 40-50 सीटें ऐसी हैं कि जो हमने अभी रोक के रखी हुई है। कोई 5वें चरण में है, कोई 6वें चरण में है, कोई 7वें चरण में है। तो स्वाभाविक है कि जब समय आता है, उम्मीदवार के संबंधित कुछ विषय होते हैं, संगठन से संबंधित कुछ विषय होते हैं, हमारे विपक्ष दल जो है उनकी कुछ चीज़ों के ऊपर में निगरानी देने की आवश्यकता होती है, अनेक फैक्टर होते हैं। तो इसके पर जब समय आएगा तो इन सब सीटों पर निर्णय लिया जाएगा, उसमें रायबरेली, अमेठी भी शामिल है। गांधी परिवार से रॉबर्ट वाड्रा जी का भी लगातार नाम आ रहा है, कितनी संभावना है, क्योंकि उन्होंने भी कहीं ना कहीं पोस्टर की बात कही है जिस तरीके से वहाँ पर मांग की गई है? नहीं तो उसमें गलत क्या है? माननीय रॉबर्ट वाड्रा जी ने अपनी इच्छा जतलाई कि अगर पार्टी चाहे तो मैं वहाँ से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। तो अगर आप देखेंगे सवेरे नीचे भी, अगर आप अभी भी यहाँ पर कार्यालय में आप देखेंगे तो हर व्यक्ति, हर कार्यकर्ता सोचता है कि मैं भी देश के लिए, मैं भी अपने पार्टी के लिए कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट करूँ। हर एक का कंट्रीब्यूट करने का अलग अलग तरीका होता है। उन्होंने भी पार्टी के पक्ष में, पार्टी के उम्मीदवार के रूप में और माननीय जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें भी उन्हें अपना सहयोग प्रदान किया है। मैं ये नहीं कहता कि उनने अगर कहा हुआ है तो ये तो निर्णय अंतिम पार्टी का आप लोग की सहमति इसमें मायने, देखिए सहमति तो हमारे जितने लोग काम करते हैं सब प्रभारी के नाते, सम्मान रूपी प्रभारी के नाते हर व्यक्ति जो पार्टी को मदद कर रहा है उसके प्रति मैं अपना सम्मान व्यक्त करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। टिकट मिले और ना मिले फिर भी वो पार्टी की मदद हर जो सिंसियर कार्यकर्ता है वो तो करता ही करता है, उसका टिकट से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब वक्त आता है और उसके ऊपर में अगर चयन समिति इसके बारे में उपयुक्त समझती है और उसके बारे में अगर निर्णय लेती है तो केंद्रीय चुनाव समिति, हमारे जितने भी वरिष्ठ नेतागण हैं सब उस पर बैठते हैं। सर, वरुण गांधी का भी नाम चल रहा है लगातार, तो क्या संभावनाएं हैं, चूंकि गांधी परिवार से बात कही गई है? वरुण गांधी जी के बारे में मैंने ऐसी कोई चर्चा ना ही कोई सुनी, ना ही कोई इसके बारे में मुझसे कोई चर्चा हुई है। स्वाभाविक है कि वो स्वयं अपने आप में नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी में आज वर्तमान स्थापित हैं। उसके बारे में तो निर्णय और चर्चा वही आपको बेहतर बतला पाएंगे। सर, कंट्रोवर्शियल लगातार स्मृति ईरानी अटैक कर रही हैं राहुल गांधी पर, कभी वो पीएफआई को सपोर्ट की बात कह रही हैं, यहाँ तक उनके कनेक्शंस की बात कह रही हैं, कभी कह रही हैं कि वायनाड जाके वहाँ जो नॉर्थ इंडिया यानी कि यहाँ की बुराई, लगातार इस तरीके से, कितना इसमें फैक्ट है, क्या कहें? देखिए, माननीय स्मृति ईरानी जी के वक्तव्य और जिस भाषा में वो बात करती हैं उसके बारे में मैं तो कुछ
प्रतिक्रिया देने के लिए जरूर आवश्यक नहीं समझता। ये राजनीतिक विचार होते हैं। अगर राजनीतिक विचारों पे कुछ बात हो और जिन विचारों को लेकर वो बात करती हैं, उस पर मेरा कोई वक्तव्य करना उचित नहीं होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने आपके मैनिफेस्टो को कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग से जोड़ दिया और साफ कहा कि इस बार का जो मैनिफेस्टो कांग्रेस का, उसमें साफ झलक दिखती है। देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी को या भारतीय जनता पार्टी को एक प्रकार से फोबिया हो गया है। ये राहुल गांधी जी के प्रति विशेष रूप से एक डर या जिसको उसने धसक वो बैठ गई है। और कांग्रेस जो कि इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, जिसने इस देश की आज़ादी से लेकर इस देश के राष्ट्र निर्माण में एक अहम भूमिका अदा की है, तो स्वाभाविक है कि आज पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल में उन्हें स्पष्ट दिख रहा है कि इस देश की जनता उनकी असलियत जान चुकी है। हर मोर्चे पर विफल होने के बाद इस देश की जनता के सामने पूरे 10 साल हिंदू मुस्लिम ही वो करते रहे और हिंदू मुसलमान करते रही, उन्हें देश की जनता का ध्यान हमेशा बटाते रहे। इस देश की जनता बहुत समझदार है। इन 10 सालों के परफॉर्मेंस के बारे में वो क्यों नहीं कहते? वो ये क्यों नहीं कहते कि जो आश्वासन, जो गारंटी उन्होंने 2014 में इस देश के युवकों से दी थी, जहां पर उन्हें हर वर्ष 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, 10 वर्षों में कम से कम 20 करोड़ नौकरियां तो देनी थी। आज उसके उलट 2014 के तुलना में आज देश का अनएम्प्लॉयमेंट जो है, बेरोजगारी जो है, वो आज एक ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंची है। और नई नौकरी तो छोड़ दीजिए, जितनी भी संस्थाएं, जो सरकारी संस्थाएं थी, सरकारी उपक्रम जितने थे, जमीन, पाताल, आकाश, जो भी इस देश के राष्ट्र निर्माण में कांग्रेस और सरकारों ने निर्मित किए थे, जिसके माध्यम से देश की सामान्य जनता को नौकरी और अन्य सुविधाएं उपलब्ध होती थीं, उन सभी चीज़ों को बेच डाला। तो ये अपने आप में आज उन चीज़ों का उत्तर उनको देना चाहिए। हिंदू मुसलमान करके देश का विकास नहीं होगा। देश का विकास भाईचारे से होगा। देश का विकास होगा इस देश में नई नीतियां लाने के लिए, लोगों को रोजगार, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दिलाने से देश का उत्थान होगा। हिंदू मुसलमान से कोई गरीबी दूर नहीं होगी। गरीबी दूर होगी इस देश में नए उद्योग लाने से। गरीबी दूर होगी नए लोगों को और ज़्यादा व्यवसाय करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए। इन सभी चीज़ों का जिक्र अगर आप देखेंगे तो इस गारंटी कार्ड में माननीय राहुल गांधी जी की यात्रा के बाद और हमारे जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, देश की जनता से जो सुझाव आए, उसमें ही ये महत्वपूर्ण है कि हमारे स्टार्टअप्स के लिए हम जो 40 वर्ष से कम के लोग हैं, उनको हम क्या सुविधाएं देंगे, उनको स्टार्टअप से कैसे मदद करेंगे। 25 वर्ष से कम डिप्लोमा होल्डर या डिग्री होल्डर हैं, उनको किस प्रकार से गारंटेड अप्रेंटिसशिप की का अवसर प्रदान किया जाएगा। इस प्रकार की बात करें ना, तो इस प्रकार की बात क्योंकि उनके जहन में भी नहीं आ सकती, क्योंकि कुछ चंद परिवारों के लिए उनको जो भी मजबूरी है उनकी, पूरे देश की संपदा को लूटकर अगर कुछ चंद लोगों के हाथों में देने की अगर योजना है, वो कभी पूरी नहीं हो सकती। निश्चित रूप से इस देश को, लोकतंत्र को जिस प्रकार से इसी प्रकार की बातें करके उन्हें कमज़ोर किया है, तो अगर लोकतंत्र कमज़ोर होगा और अगर हमको लगता है कि तानाशाही रवैये से ही इस देश को चलाया जा सकता है और लोगों को हर बार हिंदू मुसलमान कर ही उनका ध्यान भटकाया जा सकता है, तो मैं समझता हूँ कि ये भारत देश है। यहाँ की संस्कृति, यहाँ के लोगों में भाईचारे की भावना, और ये समाज बना ही सब रंगों के, सब स्तर के समाजों से जुटकर भारत तैयार हुआ है। और जिसकी व्याख्या मैं समझता हूँ कि पूज्य महात्मा गांधी जी ने, जो राष्ट्रपिता जिनको कहा गया है, वो राष्ट्रपिता इसलिए कहा गया है कि उन्होंने इसके विपरीत हर समाज को, दलित, पिछड़े, आदिवासी, अग्रणी, अल्पसंख्यक, हर एक के हक की लड़ाई लड़कर, और हमेशा उन्होंने अपने इस चीज़ के ऊपर में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। और वही झलक आज आपको राहुल गांधी जी के इस आंदोलन में त्याग, तपस्या और जो उन्होंने परिश्रम जो कर रहे हैं, अपने स्वयं के हित से उठकर जो वो सोचते हैं, जो वो कर रहे हैं, जिस दिन इस देश की जनता उनके इस इरादों को मजबूती के साथ विश्वास करने लगेगी, मैं समझता हूं कि फिर एक गांधी के रूप में राहुल गांधी का नाम लिया। सर, आखिरी 2 सवाल हैं आपसे कि कांग्रेस में लोगों की भगदड़ सी मची हुई है कि वो बीजेपी में जा रहे हैं या किसी और दल में। क्या वजह आखिर हो रही है इस तरीके से, कि पूरे देश की बात कर रहा हूँ मैं, उत्तर प्रदेश की भी बात कर रहा हूँ?
देखिए, अगर भगदड़ को आप ये समझते हैं कि चुन के लाई हुई सरकारों को खरीद फरोख्त करके एमएलएस को खरीद कर और सरकारें गिरा दी जाएं, या बड़े बड़े नेताओं को ईडी, इनकम टैक्स, पुलिस, जेल का डर धमका कर उनके परिवार को आतंकित कर कर उन्हें शामिल कर लिया जाए, अगर इसको आप भगदड़ कहते हैं तो मैं इस चीज़ के लिए माफ़ी चाहूँगा। ये भगदड़ नहीं है, ये इस देश में पुनः एक बार आपातकालीन स्थिति में लोगों को आतंकित कर कर, लोगों को उनके परिवार और उनके स्वजनों से दूर रखकर, उनके स्वजनों के ऊपर के माथे पर बंदूक तान कर अगर इस प्रकार के जो निर्णय हो रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। 2 लोगों को, 4 लोगों को, 5 लोगों को, वही कांग्रेस जनों को ले जाकर अगर वो सोचते हैं कि बीजेपी मजबूत हो जाएगी, या उन लोगों को जिनके ऊपर में कल तक के, रात तक के वो भ्रष्टाचारी कहते थे और सुबह वो सदाचारी हो जाते हैं, तो यह जो है एक हास्यास्पद प्रक्रिया हो गई है। राजनीति 2 दिन की या एक चुनाव की नहीं होती है, चुनाव की हार जीत अलग होती है। और जहां वो एक तरफ नारा दे रहे हैं कि इस बार 400 पार, तो आप खुद देख रहे हैं कि जो व्यक्ति अगर 400 पार के प्रति विश्वास रखता है, क्या वो दूसरे पक्षों के, दूसरे पार्टियों के लोगों को लाकर चुनाकर जिनके पास में कैंडिडेट बना सकता है? तो इस प्रकार की प्रक्रिया जो है ये स्वयं अपने आप में एक, मैं समझता हूँ कि कॉन्ट्राडिक्टरी है। और आने वाले समय में इस देश की जनता इन सभी चीज़ों को जानते हुए 2024 के इस चुनाव में अपना निर्णय देगी, जो कि निर्णायक होगा। सर, इंडिया अलायंस के साथ जो पार्टनर आपके हैं समाजवादी पार्टी, कब से शुरू होगा रैली और उनसे, क्योंकि प्रचार प्रसार शुरू हो जा चुका है, बीजेपी फुल मोड में है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अभी फेस भी पहला चरण शुरू है और स्वाभाविक है कि 1 से 7 चरण तक के हमको उम्मीदवारों का भी चयन करना है। ये प्रक्रियाएं ऑलमोस्ट पूरी होती आई हैं, जैसे मैंने कहा कुछ निर्णय बाकी हैं, लेकिन आने वाले समय के लिए कल ही हमारी आदरणीय अखिलेश जी के साथ भी मुलाकात हुई। समन्वय हर स्तर पर हमने स्थापित कर चुके हैं। अब जो रैली हैं, जॉइंट रैली हैं, उनकी स्वयं की रैलीज़ हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के प्रोग्राम्स हैं, सब जगह में हमारे टीम काम कर रही है। और क्योंकि पूरे देश में चुनाव पहले चरण के जहाँ जहाँ पर आवश्यक हैं, उन नेताओं की, उन रैलियों की तिथि और स्थान बहुत जल्दी घोषित किया। सर, चलते चलते बस आखिरी बार वही सवाल, अमेठी और रायबरेली में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी रहेंगे? जितनी उत्सुकता आपकी है उतनी उत्सुकता हर कार्यकर्ता की है। सही समय आने पर उसकी जानकारी दे दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो अविनाश पांडे जी, प्रभारी कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के, साफ तौर से बेबाकी से बात करते हुए और कहा जल्द ही इसकी जानकारी दी जाएगी कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे।